Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our unit 3 of class 8th NCERT Civics lesson 5. Name is जुडिशरी. जुडिशरी के बारे में सब जानते हैं किसे कहते हैं. जो हमारी न्यायपालिका है, जो भी हमारा कोर्ट सिस्टम है उसे जुडिशरी बोलते हैं. जुडिशरी के बारे में हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं या फिर हम अपने क्लासरूम में सुनते हैं या फिर अपनी रेगुलर लाइफ में भी हम कानून, लॉज, हमारे जजेस या फिर हमारा जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है जुडिशरी का, इनके बारे में सुनते रहते हैं. जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक जुडिशियल सिस्टम है जो कि हमारी कोर्ट के मैकेनिज़्म मशीनीकरण से बना है, जहाँ पर अगर किसी सिटीज़न को ये लगता है कि उसे जो लॉज बने हुए हैं या फिर उसे जो राइट्स मिले हुए हैं उनको कोई भी वायलेट कर रहा है, तो अब उस टाइम वो कोर्ट की हेल्प ले सकता है. जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गन है, अंग है, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर क्रूशियल रोल प्ले करती है. ये अपना रोल जो है वो इंडिपेंडेंटली प्ले करती है. इट मीन्स हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी टाइप का डिसीजन सुनाने के लिए. इसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कंट्री का चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, इसका जो डिसीजन है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता. तो इस लेसन में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी. न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है या फिर क्या रोल रहता है. कोर्ट जो है वो काफ़ी बड़े संख्या में इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं. वो जो है कि कोई भी टीचर जो है बच्चे को पीट नहीं सकता, या फिर नदी का जो पानी है, रिवर वाटर जो है वो कौन से दो स्टेट शेयर करेंगे, या फिर किसी भी पार्टिकुलर क्राइम के लिए किस टाइप की पनिशमेंट लोगों को दी जाएगी, ये सब डिसीजन लेने का काम हमारी जुडिशरी का होता है. अगर ब्रॉडली बात करें तो जुडिशरी का काम जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कि फर्स्ट आता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन. किसी के बीच में किसी प्रकार का मतभेद, लड़ाई झगड़ा है तो उसको किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं. जुडिशियल सिस्टम ने एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो. इनमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व जो है हमारी जुडिशरी करेगी. सेकंड है जुडिशियल रिव्यू. ये एक फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का. जुडिशरी के पास पावर है कि कोई भी पार्टिकुलर लॉ जो है जो कि पार्लियामेंट में पास हो रहा है, अगर इस लॉ के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट किया जा रहा है, उसको हानि हो रही है या फिर उसका शोषण हो रहा है, तो इसे जो है जुडिशियल लॉ कहते हैं. जो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है वो, तो हमारी जुडिशरी जो है वो उस कानून को पास होने से रोक सकती है. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. इंडिया का हर एक सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, वहाँ तक जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि उनको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको उनसे छीना जा रहा है. ये सब हमने अपने क्लास 7 की बुक की एक स्टोरी के थ्रू पढ़ा था, हकीम शेख की स्टोरी के थ्रू, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबरर था जो कि एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया था और जख्मी हो गया था. उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई थी क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया था. ये केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया आर्टिकल 21 के थ्रू, जिससे कि हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट जो है किसका, लाइफ का, जीवन जीने का अधिकार इसे कहा जाता है, उसको भी राइट टू हेल्थ में जोड़ दिया. पहले आर्टिकल 21 कहती थी कि हर एक इंसान को राइट टू हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, तो अच्छा स्वास्थ्य देने का काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रहेगा. लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ को जोड़ा गया, वो है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार. और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल जो है वहाँ की गवर्नमेंट को इसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ा, क्योंकि वो जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसका ब्लूप्रिंट जो है उसको बनाना था, जो कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है इमरजेंसी के अंदर. तो इसमें ये बात रखी गई कि गवर्नमेंट जो है उसे गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का लॉस हुआ है उनकी हेल्थ सर्विसेज की वजह से. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एक स्वतंत्र न्यायपालिका हम किसे कहेंगे. एक
सिचुएशन उसको इमेजिन करते हैं जिसमें एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो किसी फैमिली का लैंड जो है उसको उनसे छीन लेता है और जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉलिटिशियन जो है उसके पास पावर है कि किसी भी जज को अपॉइंट कर सकता है, किसी भी जज को डिसमिस कर सकता है उसके ऑफिस से। तो बाद में ये कोर्ट में केस कौन लेगा, तो और क्या वो पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग वो केस तो है वो पार्शियल हो गया, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल लीडर अपने अकॉर्डिंग जज को लगाएगा या फिर जज को उसके पोस्ट से हटा देगा तो वो तो अपने किसी फेवर वाले जज को लगाएगा और फिर जिसकी प्रॉपर्टी उसने ली है उसी के फेवर में डिसीजन आ जाएगा और पॉलिटिशियन जीत जाएगा। तो इसमें तो भेदभाव हो गया। तो अगर पॉलिटिशियंस के पास जजेस को कंट्रोल करने का राइट होता तो जज जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। और ये जो इंडिपेंडेंस की कमी हो जाती है इससे क्या होता है, जितने भी जजमेंट्स आएंगे वो बड़े या फिर पॉलिटिशियन लोगों के हाथों में ही चले जाएंगे। तो और हमने कई बार रिच और पावरफुल लोगों के बारे में सुना होगा कि वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस टाइप की सिचुएशन से बचाने के लिए क्या करता है, जुडिशरी को राइट दिया है कि वो इंडिपेंडेंस है, वो अपना स्वतंत्र निर्णय दे सकती है, कोई भी उसे ये सब करने से नहीं रोक सकता। इंडिपेंडेंस का एक एस्पेक्ट है जो है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर था, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 एक साथ काम करते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और कोर्ट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती और ना ही किसी के बिहाफ में काम करती है, उनका अपना काम होता है। और ये सेपरेशन ऑफ वर्क जो है वो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट के जजेज है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज है उन्हें बिना किसी इंटरफेरेंस के गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेज में अपॉइंट किया जा सकता है। और एक बार अपॉइंट जो किसी ऑफिस में हो जाता है तो उस जज को हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ती है, जिसमें कि उसे 6 मंथ का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति चलाता है, जिसके अंदर जज को सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो भी है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं होती, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी करना पड़ता है कि इसने विश्वास लायक कार्य नहीं किया है, तब ही ये महाभियोग चलाया जा सकता है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है कि हमारी कोर्ट जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है कि कोई भी इंसान जो है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, ये सभी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। और साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारी जुडिशरी निभाती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि उनसे उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोर्ट जो है वो 3 अलग अलग लेवल पर काम करती है। लोअर लेवल पे, जहाँ पर एपेक्स लेवल पे आती हैं, जो कि हमारी लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर तहसील लेवल पर होती है। ये कोर्ट जो है वहाँ पर लोग जो है जो काम करते हैं उन्हें सबॉर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। यूजुअली इन्हें डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पर लगाया जाता है टाउन्स में, जो कि अपने लोकेलिटी के केसेस को सोल्व करती है। हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है, जो कि उस स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। जैसे कि जयपुर में हो गई जयपुर कोर्ट, तो वो क्या है, उस स्टेट की उसकी कोर्ट है। जैसे आपके यहाँ जोधपुर में हाई कोर्ट है, तो सॉरी जयपुर में नहीं है, जोधपुर में हाई कोर्ट है, तो आपके यहाँ जोधपुर में जो हाई कोर्ट है वो आपके स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट है। और सबसे टॉप पे आती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है और जो कि चीफ जस्टिस इंडिया का है, उसके द्वारा प्रेजिड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है वो सभी कोर्ट्स को आपस में जोड़ता है। कैसे, मान लीजिए आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ पे डिसीजन सुना दिया गया, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुना दिया उसे कोई भी नहीं बदल सकता, वो फाइनल डिसीजन रहता है। उसके बाद आप उस अपनी प्रॉब्लम को लेकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो कोर्ट जो है, अलग अलग कोर्ट जो आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो हाँ वो आपस में जुड़ी हुई होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर,
जहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो लोअर कोर्ट के साथ आपस में उसको जोड़ता है। दूसरा तरीका है इसको समझने का कि इंडिया के अंदर अपीलेट सिस्टम जो है वो पाया जाता है कि कोई व्यक्ति हायर कोर्ट में जा सकता है, अगर उसकी जजमेंट से उसे बिलीव नहीं है तो वो उसके बाद लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके बाद वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे केस दे रखा है, इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 ईयर्स ओल्ड सुधा गोयल के साथ और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण के भाई और उनकी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1980 को सुधा हॉस्पिटल में मर गई। किसकी वजह से? बर्न्स जलने की वजह से। उसकी फैमिली ने, लड़की की फैमिली ने केस फाइल किया कोर्ट में और इसे ट्रायल कोर्ट में ले जाया गया। 4 उसके नेबर्स को भी विटनेस के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए सुना और लक्ष्मण के फ्लैट से फोर्सफुली उन्होंने उसको निकालते हुए देखा कि उसे फोर्स किया जा रहा था। उन्होंने देखा कि सुधा जो है खड़ी थी और उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी और सुधा जो है उसे गनी बैग में लपेटा गया, एक ब्लैंकेट में लपेटा गया। सुधा ने उनको बताया कि उसकी मदर इन लॉ शकुंतला जो है उसने उस पर केरोसिन डाला और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने उसके ऊपर आग लगा दी। और इसी ट्रायल के अकॉर्डिंग सुधा की फैमिली के मेंबर्स और नेबर्स जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सुधा जो है उसको काफ़ी टाइम से उसके इन लॉज के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था और क्योंकि वो और ज़्यादा कैश, स्कूटर और फ्रिज की मांग कर रहे थे जब पहले बच्चे का जन्म होगा उस पर। इस डिफेंस के पार्ट में लक्ष्मण और उसकी माँ कहते हैं कि सुधा की साड़ी जो है एक्सीडेंटली फायर को पकड़ लिया था क्योंकि वो गैस के ऊपर दूध गर्म कर रही थी। और इन एविडेंसेस के तौर पर ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और उसका ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र जो था उनको तीनों को मृत्यु की सज़ा दे दी। फिर नवंबर 1903 में तीनों एक्यूज जो थे वो हाई कोर्ट में गए वापस से अपील करने के लिए। वो ट्रायल कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसकी वापस से अपील करने के लिए। हाई कोर्ट ने सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद लॉयर्स ने सब कुछ सुना और फिर डिसीजन क्या दिया कि सुधा जो है वो एक्सीडेंटल फायर कॉज की वजह से केरोसिन जो है वो स्टोव पे था उससे जल गई थी। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र जो है उन्हें छोड़ दिया गया। इसी के अंदर एक वुमेन मूवमेंट के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा था 1980s के बारे में, जहाँ पर डोरी डेथ जो हो रही है उसके बारे में बात की गई थी। औरतों ने ये देखा कि वो इसके खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, कोर्ट्स भी फेल रह रही है इन केसेस को जस्टिस देने में। तो ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसने औरतों को बुरी तरीके से ट्रबल किया और उन्होंने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक सेपरेट अपील की किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका डिसीजन दिया जाना चाहिए। वुमेन लॉयर के अकॉर्डिंग ये काम किया गया। और फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अपील सुनी लक्ष्मण और उसकी फैमिली के दोनों मेंबर्स के बारे में, लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुने और फिर सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंची जो कि हाई कोर्ट से अलग था। उन्होंने पता लगाया कि लक्ष्मण और उसकी माँ ही उन्होंने ये क्राइम किया है। उन्होंने उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास सबूत नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रिजन ऑफ लाइफ जो है वो दे दी। तो ये है तीनों कोर्ट का सिस्टम कि सबसे पहले लोअर कोर्ट जिसे एक ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, उसके बाद आती है हाई कोर्ट और उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम? डोरी डेथ के बारे में हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट एक क्राइम है और साथ ही साथ एक क्रिमिनल लॉ जो है उसका भी नुकसान हो रहा है या फिर उसको नहीं माना जा रहा, उसकी हिंसा हो रही है। तो क्रिमिनल लॉ जो है एक लीगल सिस्टम है जो कि सिविल लॉ केसेस से डेल्ट करता है। चैप्टर 4 में हमने एक नया सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में, जो जिसमें क्या था? प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्रिमिनल और सिविल 2 टाइप के कानून होते हैं। क्रिमिनल क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है? तो फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ क्या करता है? जितने भी लॉ होते हैं ऑफेंसेस के, जैसे कि चोरी का हो गया, विमेन की हरेसमेंट का हो गया, डोरी, मर्डर, ये सब इसमें आते हैं। सिविल लॉ क्या आते हैं? छोटी मोटी इंजरी है, किसी इंडिविजुअल के अधिकार हैं, जैसे 2 लोगों के बीच में भूमि को लेकर डिस्प्यूट हो गया, वस्तु को खरीदना, रेंट का मैटर है, डाइवोर्स केस है, वो सिविल लॉ में आते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है वो एक FIR के थ्रू जो है पुलिस उस क्राइम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करती है और फिर कोर्ट में इस केस को फाइल किया जाता है। और सिविल लॉ में क्या होता है? एक पेटिशन साइन किया जाता है
जो कि अफेक्टेड पार्टी है वो ही करती है। रेंट मैटर हो गया या फिर लैंड और टेनेंट हो गया, वो ये फाइल कर सकते हैं केस। क्रिमिनल लॉ क्या है? अगर गिल्टी को ऐसा लगता है, अगर किसी को लगता है कि वो आदमी गिल्टी है, उसने एक क्राइम किया है, तो उसे जेल में भेजा जा सकता है या फाइन भी लगाया जा सकता है। और सिविल लॉ में क्या है? जैसे कि केस जो है लैंड ओनर का और टेनेंट का है, तो कोर्ट जो है वो इसके खिलाफ जो पेंडिंग रेंट है वो पे करने का उसको बोल सकती है कि जितना भी पेंडिंग रेंट है वो भेज दे। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं उनके बारे में, सिविल लॉ कोई भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उन पर काम करता है। डज एनीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट? एवरीवन। प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत जो होते हैं कौन से, कि इंडिया का हर एक सिटीज़न जो है वो इस कंट्री की किसी भी कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है। ये जो है कंट्री के हर एक सिटीज़न के ऊपर लागू होता है कि कोर्ट तक जाकर जस्टिस पाने का अधिकार हर किसी को है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी सिटीज़न को ऐसा लगता है कि उससे उसके अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो न्याय पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट सभी के लिए खुली है। कोर्ट जो है उसके लिए वास्ट मेजोरिटी जो है इंडिया के अंदर, उनके लिए जाना बहुत मुश्किल है। जैसे इंडिया के अंदर फास्ट मेजोरिटी किसकी? पुअर्स की। तो उनके लिए कोर्ट तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। लीगल प्रोसीजर्स जो आते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पेपर वर्क होता है और टाइम भी बहुत लगता है। एक पुअर मैन जो है या पुअर पर्सन जो है वो पढ़ नहीं सकता, उसकी फैमिली डेली वेजेस पर डिपेंडेंट होती है, तो कोर्ट जाने का आइडिया और जस्टिस पाने का आइडिया उनके लिए बहुत ही दूर तक का नज़र आता है कि वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। इसी के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर शुरू किया, जिससे कि हर एक इंसान को जस्टिस मिल सके और जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है? हर एक इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को PIL जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए कहता है, जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है उसके बिहाफ में। मतलब मान लो कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ जैसा हो रहा है ठीक है, लेकिन मैं पैसा नहीं लगा सकती, तो मेरा कोई नेबर मुझे देख रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट में PIL लगा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि वो पब्लिक के फ़ायदे के लिए है। और फिर ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर एक लेटर या टेलीग्राम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाला जाता है, जिसमें कि जिसके अगेंस्ट PIL ट्रीट की जा रही है उसका नाम दिया होता है। शुरू के सालों में PIL जो है वो सिक्योर जस्टिस के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यूज़ किया। जैसे जो बंधवा मजदूर होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, जिनको इनह्यूमन वर्क कंडीशन में रहना पड़ता है, जो काम मानवीय नहीं है, मतलब जिनको कोई भी इंसान करने से पहले सोचता है ऐसे ऐसे काम उनसे करवाए जा रहे हैं, या फिर बिहार के जो प्रिजनर हैं उनको जेल से छुड़वाना था, उन्हें जेल में रखा गया था पनिशमेंट के तौर पर जब तक उनकी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने काम पूरा नहीं किया था। तो इन सब कामों के अगेंस्ट जो है वो PIL लगाई जाती है। अब आप मिड डे मील के बारे में भी जानते होंगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में चिल्ड्रंस को दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में भी दिया जाता है। ये भी सिर्फ PIL की वजह से ही हो पाया है। कॉमन पर्सन जो है, जो कोर्ट में एक्सेस नहीं कर सकता जस्टिस के लिए, तो कोर्ट जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है उनके फंडामेंटल राइट जो उनको इंटरप्रेट करने के लिए। और इसके अंदर कोर्ट जो है इसने आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ दिया है, राइट टू फूड के साथ, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि मिड डे मील स्कीम जो है उसके अंदर एक प्रिपेयर्ड फूड जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि बच्चा कोई भी भूखा नहीं रहे। यहाँ पर साथ ही साथ कोर्ट जजमेंट जो है उन लोगों का भी मानना था कि कॉमन लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बेस्ट रहता है, हमें उसके जो उनका काम है उसको न करवा के उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो पढ़ना पसंद नहीं करते, या फिर उस फैमिली के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। रीज़न क्या रहता है? वो सोचते हैं कि उनका बच्चा कहीं से मांग के या कमा के कुछ लेकर आएगा तो उससे उनका घर चल जाएगा, तो सिर्फ कमाने और खाने के लिए बात चल रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया, जिसके अंदर बच्चों को खाना जो है एक टाइम का मिड डे मील जो है वो स्कूल में दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व करेंगे, इस खुशी से कि बच्चों को कम से कम स्कूल में अच्छा खाना मिल रहा है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लें, एक्टिविस्ट जो है
उन्होंने इस इशू पे कंसर्न करते हुए राइट टू शेल्टर और हाउसिंग जो है वो गरीब लोगों के लिए बनाया। उनका ये मानना था कि जजमेंट जो है जो पुरानी जो थी अर्ली जजमेंट के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। रीसेंट जजमेंट जो आ रहे हैं वो स्लम ड्वेलर जो है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उसके अंदर पुरानी जजमेंट और नई जजमेंट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो नई जजमेंट जो है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो स्लम ड्वेलर्स जो है उनके लिवलीहुड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा इशू जो कि कॉमन पर्सन की एक्सेस जो है जस्टिस की उसको अफेक्ट करता है, वो है कि हमारी कोर्ट जो है वो क्या करती है, एक केस को सोल्व करने में बहुत ही लंबा समय लेती है, कई कई सालों तक केस चलते रहते हैं। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक फेज़ बनाया गया है कि अगर जस्टिस देरी से मिला और जस्टिस नहीं दिया गया, ये दोनों बराबर की बात है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए कही गई है कि टाइम जो है बहुत लंबा लिया जाता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो जुडिशरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर, जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर जो है उसको चेक करती है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, और साथ ही साथ हर एक सिटीज़न को उनके फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सही थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमारे कोर्ट सिस्टम के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है।